चलिए आज हम बात करते हैं नाइजीरिया से जुड़ी एक खबर के बारे में कि इस खबर में उससे जुड़ी क्या जो प्रमुख जो कारण हैं वो बताए गए हैं। तो नाइजीरिया सेज यूएस हेल्प अगेंस्ट इस्लामिस्ट इंसर्जेंट्स मस्ट रेस्पेक्ट इट्स सर्वोगेंटी, यानी कि नाइजीरिया का कहना है कि इस्लामिक विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिकी मदद में उनकी संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। वहीं दूसरी खबर में ट्रंप ने क्यों दी नाइजीरिया में मिलिट्री एक्शन की धमकी, बोको हराम क्यों मचा रहा है कत्लेआम। तो यह खबर जो है नाइजीरिया और यूएस से जुड़ी हुई है। जैसे कि 2 नवंबर नाइजीरिया ने रविवार को कहा है कि वह इस्लामिक विद्रोहियों से लड़ने में अमेरिकी मदद का स्वागत करेगा, बशर्ते उसकी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाए। यह बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पश्चिमी अफ्रीकी देश में ईसाइयों के साथ दुर्व्यवहार के संबंध में सैन्य कार्रवाई की धमकी के जवाब में की गई है। वहीं बात करें अमेरिकी नेताओं के बयानों ने नाइजीरिया की ओर अपना जो ध्यान है वो खींचा है और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया में मिलिट्री एक्शन की जो धमकी है वो दी है। धमकी के कारण की बात करें तो ट्रंप ने आरोप लगाया कि नाइजीरिया की सरकार ईसाइयों पर हो रहे हमलों को रोकने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी इस्लामी नाइजीरिया में ईसाइयों का सामूहिक नरसंहार कर रहे हैं। ट्रंप ने पेंटागन को संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रखने का भी आदेश दे दिया है। अब बात करें खबर के मुख्य विषय के बारे में, तो नाइजीरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सैन्य सहायता और आतंकवाद विरोधी प्रयासों से यह जो खबर है वो संबंधित है। जैसे कि नाइजीरिया ने देश में इस्लामिक विद्रोहियों से लड़ने के लिए अमेरिकी मदद का स्वागत किया है। नाइजीरिया का कहना है कि यह मदद केवल तभी स्वीकार की जाएगी जब यह उसकी संप्रभुता का सम्मान करे। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति के संभावित सैन्य कार्रवाई की चेतावनी के जवाब में आया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवाद विरोधी प्रयासों में नाइजीरिया की मदद की पेशकश की है, लेकिन मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर भी जो चिंता व्यक्त जो है वो की है। अब हम बात करें हिंसा के प्रमुख जो कारण है वो क्या है, यानी कि नाइजीरिया में चल रही हिंसा के जो प्रमुख कारण है वो क्या है। तो नाइजीरिया में बाको हराम द्वारा और इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंग जैसे सशस्त्र समूहों द्वारा हिंसा 15 साल से अधिक समय से चल रही है। इन समूहों का उदय और उनकी गतिविधियां विभिन्न जटिल कारकों से जुड़ी हैं, जैसे कि राजनीतिक और सामाजिक असंतोष। तो नाइजीरिया के कुछ हिस्सों में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और वहीं शिक्षा की कमी जैसे मुद्दे लोगों में असंतोष पैदा करते हैं, जिसका फायदा ये जो समूह हैं वो उठाते हैं। क्षेत्रीय असमानताओं की बात करें तो देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच विकास और अवसरों में असमानताएं भी तनाव और संघर्ष को बढ़ा सकती हैं। धार्मिक विचारधारा के दुरुपयोग की बात करें तो ये समूह अपनी हिंसक गतिविधियों को सही ठहराने और भर्ती के लिए धार्मिक विचारधारा की चरमपंथी व्याख्या का जो प्रयोग है वो करते हैं। सुरक्षा बलों की चुनौतियों की बात करें तो सुरक्षा बलों की सीमित सक्षमता या कुछ क्षेत्रों में उनकी अनुपस्थिति भी इन समूहों को पनपने का मौका देती है। ये समूह हजारों लोगों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं और संघर्ष में लाखों लोगों को विस्थापित किया है। इन समूहों का एक लक्ष्य है इस्लामिक राज्य की स्थापना करना बताया जाता है, लेकिन उनकी गतिविधियां अक्सर नागरिकों को लक्षित करती हैं और क्षेत्र को अस्थिर करती हैं। अब हम बात करें नाइजीरिया में धार्मिक हिंसा के बारे में कि नाइजीरिया में धार्मिक हिंसा के बढ़ने के जो कारण हैं वो क्या हैं। तो नाइजीरिया में अगर हम धार्मिक हिंसा के बढ़ने के कारणों की बात करें तो नाइजीरिया में धार्मिक हिंसा एक जटिल और लंबे समय से चल रहा मुद्दा है। यह मुख्यतः
मुस्लिम बहुल उत्तरी क्षेत्र और ईसाई बहुल दक्षिणी क्षेत्रों के बीच धार्मिक विभाजन से जुड़ा है। यह एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है जिसमें विभिन्न कारक शामिल हैं। यह मुख्यतः देश के मुस्लिम बहुल उत्तरी क्षेत्र और ईसाई बहुल दक्षिणी क्षेत्र के बीच धार्मिक विभाजन से जुड़ा है। बात करें उग्रवादी समूहों के बारे में, तो कुछ उग्रवादी समूह सक्रिय हैं जो हिंसक गतिविधियों में शामिल हैं, जिससे समुदाय के बीच तनाव और संघर्ष बढ़ता है। सामाजिक आर्थिक मुद्दे की बात करें तो गरीबी, बेरोजगारी, वहीं संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा जैसी सामाजिक आर्थिक कारक भी धार्मिक तनाव को बढ़ा सकते हैं और हिंसा में योगदान कर सकते हैं। राजनीतिक कारक की बात करें तो राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक पहचान का दुरुपयोग और राजनीतिक शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा भी हिंसा का एक कारण हो सकती है। ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो नाइजीरिया की एक जटिल इतिहास है जिसमें औपनिवेशिक विरासत और विभिन्न समुदायों के बीच ऐतिहासिक तनाव शामिल है जो वर्तमान संघर्षों को प्रभावित करते हैं। बात करें, यह एक ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बात है कि नाइजीरिया में सभी धार्मिक समूह हिंसा में शामिल नहीं हैं और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के कई उदाहरण भी मौजूद हैं। हिंसा अक्सर कुछ तत्वों द्वारा की जाती है जो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए धार्मिक मतभेदों का फायदा उठाते हैं। हिंसा के गंभीर परिणाम हुए हैं जिनमें जान माल का नुकसान, विस्थापन और समुदाय के बीच अविश्वास शामिल है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए जटिल दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें सुरक्षा उपायों और सामाजिक आर्थिक विकास वहीं अंतर धार्मिक संवादों को बढ़ावा देना शामिल है। बात करें नाइजीरिया में आतंकवादी समूहों के बारे में कि नाइजीरिया में आतंकवादी समूह क्या हैं और कैसे हैं। तो नाइजीरिया में पिछले 15 वर्षों में कई आतंकवादी समूहों से जूझ रहा है जिसमें मुख्य रूप से दो सबसे प्रमुख हैं, बोको हराम और इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस। बोको हराम की बात करें तो बोको हराम एक इस्लामी उग्रवादी समूह है जो देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में सक्रिय है। इसका उद्देश्य नाइजीरिया में शरिया कानून पर आधारित शासन स्थापित करना है। 2014 में यह दुनिया का सबसे घातक आतंकवादी समूह था और इसने कई बड़े हमले किए हैं जिनमें कई जो हमले हैं वो शामिल हैं जिन्हें हम आगे और विस्तार में बोको हराम को पढ़ेंगे। बात करें इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस के बारे में तो यह बोको हराम से अलग हुआ है, एक गुट है जिसने इस्लामिक स्टेट्स के प्रति अपनी निष्ठा जताई है। नाइजीरिया और उन सभी लोगों के खिलाफ लड़ रहा है जिन्हें वे सही किस्म का मुसलमान नहीं मानते, जिनमें ईसाई और शिया मुसलमान भी शामिल हैं। यह उग्रवाद मुख्य रूप से नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में केंद्रित है जिसमें हजारों लोगों की जान ली है और लाखों लोगों को विस्थापित किया है। ये दोनों समूह मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में सक्रिय हैं जो एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जबकि ईसाई दक्षिणी नाइजीरिया में अधिक संख्या में हैं। इन समूहों ने नाइजीरिया में सुरक्षा संकट को गहरा कर दिया है और लगातार हिंसक गतिविधियों में शामिल है। इस हिस्से में ये जो लोग हैं वो सक्रिय रहते हैं। अब बात करें बोको हराम के बारे में विस्तार से, तो बोको हराम क्या है और ये कैसे कार्य करता है, इसमें इसकी गतिविधियां क्या हैं, ये कहाँ पर यह सक्रिय रहता है। तो बोको हराम, जिसका आधिकारिक नाम जमाअतु अहले सुन्ना लिद्दाअवती वल जिहाद है, नाइजीरिया में स्थित एक हिंसक इस्लामिक आतंकवादी संगठन है। यह समूह मुख्य रूप से नाइजीरिया के पूर्वोत्तर क्षेत्र और लेक चाड बेसिन के आसपास के इलाकों में स्थित है। इन इलाकों में ये जो कानून है वो ये जो संगठन है वो इस एरिया में स्थित रहते हैं। इसके अगर अन्य महत्वपूर्ण बात करें, इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो मुख्य उद्देश्य और विचारधारा, इस संगठन की विचारधारा की बात करें तो शरिया कानून। बोको हराम का मुख्य उद्देश्य नाइजीरिया की धर्मनिरपेक्ष सरकार को उखाड़ फेंकना और पूरे देश में सख्त शरिया कानून पर आधारित एक इस्लामी राज्य स्थापित करना है। बात करें
पश्चिमी शिक्षा के विरोध के बारे में। तो बोको हराम नाम का अर्थ मोटे तौर पर पश्चिमी शिक्षा हराम है या वर्जित से है। यह समूह पश्चिमी शैली की शिक्षा, लोकतंत्र और आधुनिक विज्ञान का कड़ा विरोध करता है और इन्हें कुफ्र यानी कि अविश्वास मानता है। बात करें हिंसक विद्रोह के बारे में, हिंसक विद्रोह इन्होंने कहाँ कहाँ किए हैं। तो 2009 में यह समूह हिंसक गतिविधियों में शामिल है। और अगर इस समूह की स्थापना की बात करें, बोको हराम की अगर स्थापना की बात करें, तो इस संगठन की स्थापना 2002 में मोहम्मद यूसुफ ने मैदुगुर्री यानी कि बोर्नो राज्य की राजधानी में की थी। प्रमुख हमले की बात करें तो बोको हराम अब बात करें प्रमुख हमलों के बारे में, तो बोको हराम कई बड़े आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है, जिनमें शामिल हैं 2012 में कानो में हुए बम विस्फोट, जिसमें कि 180 से अधिक लोग जो है वो मारे गए थे। एक है 2011 में अजूबा में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर बम हमला। अप्रैल 2014 में चिबूक बोर्नो राज्य में 276 स्कूली छात्राओं का सामूहिक अपहरण, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया था। अब हम बात करें क्षेत्रीय नियंत्रण के बारे में, तो 2014 के मध्य में उग्रवादियों ने बोर्नो और आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल कर लिया था, लेकिन बाद में उनसे यह क्षेत्र छीन लिया गया था। अब हम बात करें इनकी वर्तमान स्थिति के बारे में, तो नेतृत्व की बदलाव की बात करें तो 2015 में बोको हराम के तत्कालीन नेता अबू बकर सिकाऊ ने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट के प्रति निष्ठा की शपथ ली। इसके विभाजन की बात करें तो आंतरिक विवादों के कारण समूह दो मुख्य गुटों में विभाजित हो गया, एक सिकाऊ के नेतृत्व में, दूसरा इस्लामिक स्टेट का पश्चिम अफ्रीका प्रांत के रूप में अलग हो गया। बात करें सिकाऊ की मौत के बारे में, तो अबू बकर सिकाऊ मई 2021 में मारा गया था। पुनरुत्थान की बात करें तो सिकाऊ की मृत्यु के बावजूद बोको हराम ने बकुरा डोरो के नेतृत्व में फिर से संगठन होने का प्रयास किया और नाइजीरिया में उग्रवाद जारी कर। नाइजीरिया सरकार ने 2019 में बोको हराम को तकनीकी रूप से पराजित घोषित किया था, लेकिन यह समूह अभी भी एक बड़ा सुरक्षा खतरा बना हुआ है। नाइजीरिया अमेरिकी सहायता के लिए तैयार है। अगर उसकी बात करें तो नाइजीरिया जो है वो अमेरिका की जो मदद है वो लेने के लिए तैयार है। नाइजीरिया इस्लामिक विद्रोहियों के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिकी सहायता लेने के लिए तैयार है, लेकिन उसने एक शर्त रखी है। शर्त क्या है कि नाइजीरिया का कहना है कि वह अमेरिकी मदद का स्वागत करता है, बशर्ते यह उसकी संप्रभुता का सम्मान करे। यह स्थिति इस बात पर जोर देती है कि नाइजीरिया को बाहरी हस्तक्षेप के बिना अपने आंतरिक मामलों को संभालने का अधिकार है। यह रुख अमेरिकी राष्ट्रपति के उस बयान के जवाब में आया है जिसमें कि उन्होंने ईसाइयों की हत्या जारी रखने पर अमेरिका की ओर से कार्रवाई की चेतावनी दी थी। बात करें विद्रोही हिंसा सभी समुदाय को प्रभावित करती है, जैसे कि ये जो हिंसा है ये सभी समुदायों को प्रभावित करती है। हिंसा का प्रभाव समुदाय के एक व्यापक समूह पर पड़ता है, जिनमें कि प्रत्यक्ष पीड़ित शामिल है। हिंसा का लक्ष्य बनने वाले लोग जिनमें घायल या मारे गए, वहीं संपत्ति का नुकसान शामिल वाले लोग हैं वो शामिल होते हैं। अप्रत्यक्ष अगर पीड़ित की बात करें तो हिंसा के कारण विस्थापित होने वाले लोग, जीविका खोने वाले लोग और मनोवैज्ञानिक आघात का अनुभव करने वाले लोग शामिल होते हैं। समुदाय के अगर सदस्यों की बात करें तो हिंसा के कारण समुदाय के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे अविश्वास और विभाजन पैदा हो सकता है।
राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर विद्रोही हिंसा से अर्थव्यवस्था बाधित हो सकती है, राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है और विकास में बाधा आ सकती है। विद्रोही हिंसा के कारणों और प्रभावों को समझना महत्वपूर्ण है ताकि इस समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान है वो निकल सके। अब बात करें नाइजीरिया ने धर्म सहिष्णुता के दावों का खंडन क्यों किया है। तो नाइजीरिया ने धार्मिक सहिष्णुता और ईसाइयों की हत्या का दावों का जो खंडन है वो किया है। नाइजीरिया सरकार का कहना है कि आतंकवादी समूह जैसे कि बोको हरम और इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस किसी विशेष धर्म को निशाना नहीं बनाते, बल्कि सभी नाइजीरिया नागरिकों को प्रभावित करते हैं। जैसे कि सरकारी रुख की बात करें तो नाइजीरिया राष्ट्रपति के एक सलाहकार ने इन जो दावे हैं इनको झूठा साबित किया है। संदर्भ की बात करें तो ये दावे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए थे, जिन्होंने आरोप लगाया था कि नाइजीरिया सरकार ईसाइयों की हत्या को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही। दावों के अगर खंडन की बात करें तो नाइजीरिया का कहना है कि देश में होने वाली हिंसा को एक धार्मिक युद्ध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक राष्ट्रीय लड़ाई के रूप में देखा जाना चाहिए, जो सभी नाइजीरिया लोगों को प्रभावित करती है। बात करें ईसाइयों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप के बारे में तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया सरकार पर ईसाइयों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है और सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। जैसे आरोप और धमकी की बात करें तो ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था कि अगर नाइजीरिया सरकार ईसाइयों की हत्या को नहीं रोकती है तो अमेरिका नाइजीरिया को दी जाने वाली सभी सहायता तुरंत बंद कर देगा और बंदूकें चलाते हुए उस देश में घुसकर इस्लामी आतंकवादियों को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने अमेरिकी सेना को संभावित सैन्य कार्रवाई की योजना को बनाने का जो आदेश है वो दिया है। नाइजीरिया की प्रतिक्रिया की बात करें तो नाइजीरिया सरकार ने इन दावों का खंडन किया है और यह कहते हुए कि देश में हिंसा किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि आतंकवादी समूह ईसाई और मुस्लिम दोनों समुदायों को निशाना बना रहे हैं। नाइजीरिया ने कहा है कि वह अमेरिका की मदद का स्वागत करेगा, बशर्ते उसकी संप्रभुता का सम्मान किया जाए। विशेषज्ञों की राय की बात करें तो कई विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप के ये बयान उनके राजनीतिक आधार को मजबूत करने के लिए है और नाइजीरिया की जटिल सुरक्षा स्थिति को सरल बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाइजीरिया में हिंसा के पीछे धार्मिक विभाजन के अलावा जातीय तनाव और संसाधनों पर विवाद जैसे कारण भी हैं। नाइजीरिया विशेष चिंता का देश ट्रंप द्वारा यह भी बात घोषणा की गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में नाइजीरिया को विशेष चिंता का देश घोषित किया है, क्योंकि उन्होंने नाइजीरिया सरकार पर ईसाइयों के खिलाफ हिंसा को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया है। यह घोषणा अक्टूबर के अंत से नवंबर 2025 तक सोशल मीडिया और पोस्ट वहीं टिप्पणियों में की गई थी और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन वाले देशों के लिए आरक्षित पदनाम के रूप में वर्णित किया गया है। घोषणा के अगर मुख्य बिंदु की बात करें तो ट्रंप ने दावा किया कि नाइजीरिया में ईसाई अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहे हैं और चरमपंथी इस्लामी आतंकवाद बड़े पैमाने पर नरसंहार के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने नाइजीरिया सरकार को चेतावनी दी कि यदि ईसाइयों की हत्या जारी रहती है तो अमेरिका तत्काल नाइजीरिया को सभी सहायता बंद कर देगा। ट्रंप ने पेंटागन को संभावित कार्रवाई के लिए तैयार रहने का भी निर्देश दिया है।
अब बात करें अमेरिका और नाइजीरिया के संबंधों के बारे में। तो अमेरिका और नाइजीरिया के संबंध कई क्षेत्रों में साझेदारी और कुछ मुद्दों पर मतभेदों से भरे हुए हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों के एक प्रमुख पहलू इस प्रकार है, जैसे कि आतंकवादी और विरोधी सहयोग। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और नाइजीरिया के संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है और अमेरिका नाइजीरिया को बोको हराम और इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस जैसे आतंकवादी समूहों से लड़ने में मदद करने के लिए सैन्य सहायता, प्रशिक्षण और खुफिया जानकारी प्रदान करता है। हालांकि नाइजीरिया इस बात पर जोर देता है कि किसी भी मदद में उनकी संप्रभुता का सम्मान देना चाहिए, जैसा कि पिछली खबर में भी बताया गया था। आर्थिक अगर संबंध की बात करें तो नाइजीरिया अमेरिका के लिए उप सहारा अफ्रीका में सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारी में से एक है। अमेरिकी नाइजीरिया से बड़ी मात्रा में तेल आयात भी करता है। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई आर्थिक समझौते भी हुए हैं। लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बात करें तो अमेरिका नाइजीरिया के में लोकतंत्र, मानवाधिकार और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका अक्सर नाइजीरिया में धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर भी चिंता व्यक्त करता रहा है। स्वास्थ्य और मानवीय सहायता की बात करें तो अमेरिका नाइजीरिया में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी सहयोग करता है, जिसमें HIV, एड्स और अन्य बीमारियों के खिलाफ लड़ाई शामिल है। नाइजीरिया में चल रहे मानवीय संकट को देखते हुए अमेरिका विस्थापित लोगों और प्रभावित समुदायों को मानवीय सहायता भी प्रदान करता रहा है। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खबर के महत्वपूर्ण कारणों के बारे में। तो यह खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ी है, लेकिन भारत से नहीं जुड़ी है। सिवाय इसके कि एक वैश्विक मुद्दा है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और अन्य देश भी नज़र रखे हुए हैं। देश की कूटनीतिक और तनाव की बात करें, डिप्लोमेटिक टेंशन की, तो अमेरिका द्वारा नाइजीरिया को विशेष चिंता का देश घोषित करना दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को प्रभावित करता है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने ट्रंप के आरोपों को खारिज कर दिया है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें, यानी कि इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की, तो यह पदनाम संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत आता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघनों से संबंधित एक वैश्विक मुद्दा है। अन्य देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि संयुक्त राज्य और यूरोपीय संघ भी इस मामले को देख रहे हैं, क्योंकि यह मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता को व्यापक सिद्धांतों से जोड़ा है। सैन्य कार्रवाई की धमकी की बात करें, यानी कि थ्रेट ऑफ मिलिट्री एक्शन की, तो ट्रंप ने पेंटागन को संभावित कार्रवाई के लिए तैयार रहने का निर्देश देने की बात कही है, जो इसे केवल एक द्विपक्षीय मुद्दे से कहीं अधिक गंभीर बना देता है, क्योंकि किसी भी सैन्य हस्तक्षेप के क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर प्रभाव की बात करें, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल एड की, तो अमेरिका द्वारा सहायता बंद करने की धमकी का नाइजीरिया पर आर्थिक और मानवीय प्रभाव पड़ेगा, जो पहले से ही बोको हराम और इस्लामिक स्टेट्स जैसे आतंकवादी समूहों से प्रभावित है। भारत के संदर्भ की बात करें तो यह समाचार भारत की विदेश नीति या भारत नाइजीरिया संबंधों पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में वैश्विक मामलों पर नजर रखता है। लेकिन ट्रंप की यह विशेष घोषणा सीधे तौर पर भारतीय हितों या सुरक्षा से जुड़ी नहीं है। भारत और नाइजीरिया के बीच व्यापार और अन्य क्षेत्रों से में संबंध है, लेकिन यह अमेरिकी घोषणा उन संबंधों को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करती है। संक्षिप्त में बताएं तो यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समाचार है, जो अमेरिकी नाइजीरिया संबंधों वहीं वैश्विक धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दों से जुड़ा है, लेकिन इसका भारत या किसी अन्य तीसरे देश से कोई सीधा जुड़ाव नहीं है, सिवाय इसके कि वे वैश्विक समुदाय के हिस्से के रूप में इस पर ध्यान न दें। धन्यवाद।